Hello everyone, my name is Kriti Sharma and you are watching Creative Kriti. In today's video, we are read about of class ninth. A house is not a home. This story refers to challenge of being teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? यहाँ पे जो है ये जो चैप्टर है ये जो स्टोरी है ये रिफ्लेक्ट्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर। तो ये जो स्टोरी है ये चैलेंजेस से भरी है एक टीनेजर के लिए कि कैसे उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और कैसे वो घटती है, कैसे वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। तो वो बताता है कि जब वो हाई स्कूल में आया तो वो उसके लिए जो उसका पहला साल था ना वो बहुत ही मतलब अजीब तरीके का, ऑकवर्ड मीन्स अजीब या फिर ख़तरनाक टाइप कह सकते हैं आप, बीता। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास। वो बताता है कि जब वो जूनियर स्कूल में था तब उसने जब उसे छोड़ा तब वो हेड ऑफ क्लास था, मतलब मॉनिटर था क्लास का, विद ऑल सीनियरिटी एट द अपर ग्रेड। सो वो बताता है कि उसको जब वो अपनी हेड जितनी भी सीनियरिटी थी, मतलब बड़ी क्लास में आके वो सीनियर भी हो गया, हेड भी था, तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा। कुड ऑफर्ड मी, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब ये उसे एकदम से ये जो फीलिंग थी, मतलब अब उसने जूनियर स्कूल को छोड़ चुका था और वो जब वो नए स्कूल में गया तो ये सब उसको मतलब बहुत ही फ्रेशमैन टाइप का फीलिंग दे रही थी। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज देन माई ओल्ड स्कूल। तो वो ऑथर बताता है कि जो उसका पुराना जो स्कूल था ना, वो ये जो नया स्कूल है ये उसके दुगना बड़ा है। मतलब वो छोटा स्कूल था, जो जूनियर स्कूल था वो छोटा था और ये जो हाई स्कूल है ये बड़ा है, और वो जो जूनियर स्कूल था वो छोटा था, और ये जो हाई स्कूल है ये इसके मुकाबले बहुत बड़ा था। तो ऑथर हमें यहाँ पे ये बताता है। To take my matters worse, my closest friend were sent to different high school. I feel isolated. तो जब वो नए स्कूल में आ गया तो जो आइसोलेटेड फील करता है। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे है लोनलीनेस टाइप, बहुत ही अकेलापन जो है वो फील करता है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं उसकी जो जूनियर स्कूल की जो पुराना वाला स्कूल था ना, उसकी वो जो टीचर्स थी ना वो उन्हें बहुत मिस करता था। सो वो कभी कभार उनसे मिलने भी चला जाता था। यहाँ लिखा है ना, आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। They would encourage to me to get involved in school activities so that I could meet new people. जो उसकी जो पुरानी स्कूल वाली टीचर्स थी ना वो उसे encourage करती थी, कि उसे बढ़ावा देती थी कि तुम ये जो नया वाला स्कूल है ना, इनके जो बच्चे हैं या जो भी टीचर्स हैं उनसे घुल मिल जाओ। मतलब वो अब पुराने स्कूल से नए स्कूल में गया तो उसे बड़ा ही अजीब सा आइसोलेटेड टाइप, मतलब अकेलापन फील होता। तो ये चीज़ उसकी टीचर ने जब जानी तो वो बोलती हैं उनसे कि उस ऑथर से, जो भी हमारे ऑथर हैं उनसे बोलती हैं कि तुम इनसे घुल मिल जाओ, जो भी लोग हैं उनसे सबसे घुल मिल जाओ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो वो जो टीचर्स होती हैं जूनियर स्कूल की वो उस ऑथर को बोलती हैं कि तुम ये जो जूनियर स्कूल है ना इससे ज़्यादा तुम जो हाई स्कूल है ना उसके लोगों से घुल मिल जाओ, ताकि तो फिर तुम इस स्कूल को अपने पुराने वाले स्कूल से ज़्यादा पसंद करने लोगों को ही। That happened, I would still come by and visit them from time to time. सो यहाँ पे टीचर्स बोलती हैं कि अब वो जब जा रहा होता है तो जो जूनियर स्कूल की टीचर्स होती है ना वो कहती है कि तुम हमसे प्रॉमिस करो कि तुम हमसे टाइम टू टाइम मिलने आते रहोगे। आई अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी in what they were saying, but I took
some comfort in it nonetheless. सो यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे को समझ आ गया कि वो टीचर्स क्या कहना चाहते हैं कि वो घुल मिल जाए, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉन द लेस। नॉन द लेस का मतलब होता है कि फिर भी मेरे को कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, वो ये समझ रहा था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। वो बताता है कि उसको हाई स्कूल जाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन एक संडे की आफ्टरनून यानी दोपहर को वो अपने घर पे विजिटिंग एट होम एट और डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। वो बताता है कि अपनी जो संडे की आफ्टरनून होती है ना, वो उस दिन अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना अपना होमवर्क कर रहा होता है। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडली फॉल डे। वो बताता है कि वो जो दिन था, जो संडे वाली आफ्टरनून, जिस दिन वो अपना बैठ के होमवर्क कर रहा था ना डाइनिंग टेबल पे, वो बहुत ही ठंडा और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड फायर गोइंग ऑन अवर फायर प्लेस। As usual, my red tabby cat was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. सो यहाँ पे ऑथर बोलता है कि वो जब बहुत ही ठंडा दिन था, मतलब उस दिन बाकी दिन के मुकाबले वो बहुत ही ठंडा दिन था, बहुत तेज़ तेज़ विंड चल रही थी। एंड वी हैड फायर गोइंग ऑन आवर फायर प्लेस। वो बताता है कि जैसे चिमनी नहीं होती, वहाँ पे ना चिमनी होती होगी उसके घर पे, तो वहाँ पे ना फायर जल रही थी क्योंकि ठंड लग रही थी उसको, तो उसने ना फायर जला रखी थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट, उसके पास एक कैट थी, वो उसके पास लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, मतलब जैसे वो होमवर्क कर रहा था वहाँ पे, तो उसके ना पेपर्स के आसपास घूम रही थी या बैठी हुई थी। पॉरिंग लाउडली, पॉरिंग का मतलब होता है कि जो साउंड ऑफ कैट होता है ना, उसको पॉरिंग कहते हैं। माई ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन एंड एंटरटेनमेंट सेक। तो जब वहाँ पे ना उसका पेन रखा था, यहाँ पे स्वेटिंग का मतलब पसीना वाला नहीं है, यहाँ पे स्वेटिंग का मतलब है टच करना। टच कर रही थी उसके पेन को और उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसकी जो कैट थी, शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मेरे से कभी भी दूर नहीं रहती थी। शी हैड रेस्क्यूड हर वैन शी वॉज अ किटन, आई हैड रेस्क्यूड। तो वो बोलता है कि जब वो छोटी सी बहुत ही छोटी थी ना, बिल्ली का बच्चा थी, तब मैंने उसे बचाया था। एंड सम हाउ शी न्यू डैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और उसके बाद उसे ये फील हुआ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, एक आज्ञाकारी, मतलब आज्ञाकारी टाइप कह सकते हैं, जो कि उसे एक गुड लाइफ दे सकता है। यहाँ पे ऑथर बोलता है कि माई मदर कैप्ट द स्टॉकिंग द फायर एंड कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। तो उसकी जब वो ठंडा दिन था ना, तो उसकी वो बताता है, ऑथर बताता है कि उसकी जो मम्मी थी ना, उन्होंने आग जला रखी थी। वो चिमनी टाइप नहीं होती जो घरों में ऐसी बन के रहती है यहाँ से, और यहाँ पे वो फायर लगाते हैं, वो जला रखी थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। उसने कहा कि जब वो वर्क कर रहा था अपनी डाइनिंग टेबल पे, तो वो बताता है कि उसको ना एक स्ट्रेंज सी स्मेल आती है। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर वो बताता है कि उसने नोटिस किया, एकदम से देखा कि स्मोक पॉरिंग एंड इन इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग। वो बताते कि सीलिंग यानी कि जो छत थी ना, वहाँ पे आग लग गई थी, उसको वहाँ से स्मेल आ रही थी। एंड द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बैरली सी। वो बताता है कि आग जो थी ना, वो मतलब लकड़ी का टाइप तो घर बना हुआ था, तो उसने जो आग ने ना मतलब आग की लपटों ने घर को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लिया था कि वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। देन ग्रोपिंग our way to front door,
वो बताता है कि जब आग लगी उसने नोटिस किया तो वो लोग मतलब एकदम से ना फ्रंट डोर जो मतलब घर का एरिया है ना उसकी तरफ भागे। वी ऑल रैन आउट इनटू फ्रंट यार्ड। वो बताता है कि उसका जो मतलब जैसे यहाँ पे घर बना हुआ है तो सामने ना यार्ड टाइप मतलब हल्का गार्डन टाइप नहीं होता, आउटसाइड जाने के लिए ऐसे बना होता है, वो बना हुआ था। तो वो वहाँ पे भागता है आउट यार्ड। By by the time we made our way outside, the whole roof was engulfed. engulfed का मतलब बताया गया है कि मैंने अभी बताया ना कि वो जो आग की लपटें थी ना उसने पूरी सीलिंग को मतलब पूरी की पूरी छत को आग की लपटों ने घेर लिया था, मतलब पूरी छत में आग लग चुकी थी। वो बता रहा था, यहाँ पे देखिए ना ये लगी हुई, ये बता रहा है ना कि पूरी छत पे आग लग चुकी थी, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत ही जल्दी जल्दी फैली जा रही थी पूरी छत पे। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, वो बहुत जल्दी जल्दी फैल रही थी। I ran to I ran to neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. वो देखता है कि वो लोग मतलब घर के बाहर तो आ चुके थे, मतलब यहाँ घर बना हुआ है, घर के बाहर अपने यार्ड में आ गए थे, और वो तभी देखता है, और जो हमारा ऑथर होता है ना वो मतलब उसकी मदर यहाँ खड़ी हुई थी, वो घर भाग के जाता है कि पड़ोसियों के घर में जाता है कि ताकि वो लोग फायर ब्रिगेड को बुला के कॉल कर सके, फायर ब्रिगेड को बुला के। लेकिन जब वो उनके घर पे जा रहा होता है, कॉल लगवा लेता है या कॉल लगा रहा होता है, तब वो देखता है कि उसकी मम्मी जो घर के बाहर खड़ी थी ना वो घर के अंदर वापस जा रही हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. तो उसे पता चलता है कि उसकी जो मम्मी थी ना वो अंदर इसलिए गई थी एक स्मॉल मेटल बॉक्स को लेके आने के लिए जो फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। माई मदर रैन आउट द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये वाला आप अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। She drops the case on the floor on the lawn and crazed state run back into the house. वो बताती हैं कि जैसे वो बाहर आई तो उसके बाद ना वो एकदम से वो मेटल बॉक्स को बाहर छोड़ती हैं और फटाफट से फिर से अंदर घर के अंदर चली जाती हैं। ये रन बैक इनटू द हाउस। I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had remembered him. Still, I screamed her, "Mom, no!" वो बताता ऑथर बताता है कि उसके ना फादर की डेथ हो चुकी थी, मतलब उसके पास उसकी मम्मी तो थी बट उसके फादर नहीं थे। तो ऑथर बताता है कि मैं कलेक्ट करने के लिए घर के अंदर भागती हैं, तभी मैं उन्हें देख के बोलता हूँ कि नहीं मॉम नो। मैं उन्हें देख के वो वापस जाती हैं तो वो चिल्लाते हैं मॉम नो। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। वो बताता है कि मैं भी उनके पीछे पीछे जा ही रहा था कि इतने में बड़े से हाथ मेरे को आए और उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन। वो बताता है कि ये फायरमैन था जिसने उसे पकड़ लिया था। आई हैड इवन नोटिस्ड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज गैप्स। वो बताता है ग्रैप्स का मतलब है कि उसने जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना कि उसने फायरमैन ने पकड़ रखा है उसको। वो बताता है कि उसकी जो पकड़ थी ना, मैं उससे छूट से बचने के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी मम्मी को बचा सकूं, और मैं मतलब यीलिंग का मतलब है चिल्ला रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन देयर। वो बताता है, वो बोलता है कि वो जो फायरमैन है ना उसको बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी मम्मी अंदर है, मुझे छोड़ दो। ही हेल्ड वन
on to me while other firefighters ran into the house. वो बोलता है कि तुम रुको, मतलब वो जो फायर फाइटर उसने पकड़ रखा था वो बोलता है कि तुम रुको, बाकी फायर फाइटर्स अंदर जाते हैं. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I'd run. He was right. वो बोलता है कि वो सही, फिर ऑथर को समझ आता है कि ये जो फायरमैन था ना वो बिल्कुल सही कह रहा था. उसके बदले अंदर ना 3-4 फायर फाइटर्स चले जाते हैं उसकी मॉम को रेस्क्यू करने के लिए. इट्स ऑल राइट, they'll go get her, he said. वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सब जो अंदर गए हैं वो तुम्हारी मम्मी को बाहर ले आएंगे. यहाँ लिखा है ये. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. वो बताता है कि वो जो फायर फाइटर जिसने उसे पकड़ रखा था ना वो उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसे उसकी जो कार थी ना उसमें बिठा देता है. Soon after that a fireman emerged from our house. वो बताता है कि थोड़ी देर में एक फायर फाइटर आया और वो बाहर आया. वो बताता है कि इसके बाद वो अपने विद हिज मॉम, उसकी मॉम को लेके वो बाहर आया. विद माई मॉम इन टो. ही टुक हर ओवर टू ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. वो बताता है कि वो जो फायर फाइटर्स थे ना उसने उसकी मॉम को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. वो बताता है कि वो भाग के जाता है अपनी मम्मी के पास और उन्हें जोर से गले लगा ले. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर, आई हेटेड हर वैनिश्ड एट द थ्रू आउट द लूजिंग हर. वो जो बच्चा था ना वो मतलब ऑथर था वो अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से बहस करता है कि आप अंदर क्यों गए, कि मेरा आपके अलावा कोई है ही नहीं. और वो बहुत देर तक अपनी मम्मी को जोर से पकड़ लिया. शी गोइंग टू बी ओके. उसकी मम्मी कहती है ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ. सेड बाय द फायरमैन. उसके ये फायरमैन ने कहा था. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. वो बस उन्होंने बस थोड़ी सी जो मतलब धुआं हो रहा था ना कमरे में वो उनके मतलब अंदर मतलब सांस जब लेती हैं तो अंदर चला गया था उनके. एंड देन आई रन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड. यहाँ पे बताता है कि उसके बाद जब उसकी मम्मी रेस्क्यूड हो गई तो जो बच्चा था ना ऑथर वो भाग के जाता है अपने घर की तरफ ताकि वो फायर से लड़ सके. देन उसके बाद क्या होता है, I and my while my mother and I sat there dazed. वो बताता है कि फिर वो मतलब एक तरह से फायर फाइटर उसे रोक लेते हैं और वहाँ पे बिठा दे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग डैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. वो अब फिर वहाँ पे बैठ जाता है और वो देखता है कि उसका पूरा घर जल चुका है एंड वो उसके बाद वो थिंक करता है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है. वो ये देखते हैं पूरा का पूरा घर जल चुका था. 5 hours later the fire was फाइनली आउट. वो बताता है कि 5 घंटे बाद कम से कम फायर बुझ गई. 5 घंटे बाद जाके आग बुझ गई. ओवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. बताता है कि पूरा का पूरा लगभग पूरा घर जल चुका था. बट देन आई स्ट्रक मी, आई हैडेंट सीन माई कैट. फिर उसको एकदम से ख्याल आता है कि उसको उसकी जो कैट थी ना वो कहीं दिखती नहीं है. वेयर वॉज माई कैट. वो एकदम से ऑथर बोलता है चिल्ला के कि मेरी कैट कहाँ है. मच टू माई हॉरर. ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी फीलिंग थी. आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. वो बोलता है कि ये अब मैं इधर उधर ढूंढता हूँ वो लेकिन वो मेरे को कहीं भी नहीं मिलती. देन ऑल एट वंस इट हिट मी. और एकदम से उसे धक्का सा लगता है कि वो कहाँ चली गई, कहीं जल तो नहीं गई कि भग गई कि क्या होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता. द न्यू स्कूल, द फायर, the
न्यू स्कूल द फायर माई कैट द आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। वो बताता है कि जो अब उसका जो न्यू स्कूल का जो भी सामान था वो सब भी जल गया, अब उसकी कैट भी नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बर्स्ट इनटू टीयर्स हो गया था। आई क्राइड एंड क्राइड, वो बहुत रोया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, वो उसको बहुत धक्का टाइप सा लगा कि मेरे नए स्कूल के कपड़े और बाकी सब भी जल गया और मेरी कैट भी नहीं मिल रही। द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस एट नाइट। जो फायरमैन वहाँ पे थे ना, उन्होंने उस घर में उन लोगों को वापस नहीं जाना। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। वो बताता है कि ये उनके फायरमैन बोलता है कि ये डेंजरस होगा, आप लोग उस घर में अभी मत जाइए रात के लिए। डेड और अलाइव, कुछ भी मतलब बच गए, और वो सोचता है कि उसकी बिल्ली जो है वो मर गई है या जिंदा है, वो इसके बारे में सोच रहा होता है। आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। वो बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बिल्ली के बगैर रह पाऊंगा। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, वी पिल्ड into the car with just the clothes on our backs and few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents house to spend the night। वो बताता है कि हमारे पास अब जो कपड़े थे वो बस जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और जो फायर फाइटर्स ने उन्हें ब्लैंकेट्स दिया था उसके अलावा और उनकी कार के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा था। उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके दादी दादा थे ना उनके घर पे चले जाते हैं रात बिताने के लिए। The next day Monday I went to school when the fire broke out। वो बताता है कि The next day Monday I went to school when the fire broke out। वो बताता है कि नेक्स्ट डे जब मंडे आ गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, वो बताता है जब फायर बुझ जाती है। आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस I had worn to church that morning but I had no shoes। वो बताता है कि उसके पास मतलब कपड़े तो थे लेकिन कपड़े भी कैसे फटे या पुराने इस टाइप के थे और उसके पास तो शूज़ थे ही नहीं। I had kicked them off when I was doing my homework। वो बताता है कि मैंने मतलब उतार दिए थे या वो जल गए जब वो अपना होमवर्क कर रहा था संडे वाली आफ्टरनून में। They become yet another casualty of the fire। वो फायर में जल गई है यहाँ पे बताता है। So I had to borrow some tennis shoes from my aunt। वो बताता है कि फिर उसने अपने जो टेनिस शूज़ है ना, टेनिस के जो शूज़ होते हैं वाइट कलर के, उसने अपनी आंट से बोरो किए। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वो बताता है कि फिर मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ अपने घर से। माई मदर वोडेंट हियर ऑफ इट, मेरी मम्मी नहीं सुनती है। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। वो बताते हैं कि मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था, जो भी चीज़ मतलब पहले वो जूनियर स्कूल से नए स्कूल में आया उसको यही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके घर में आग लग गई, उसकी सारी बुक्स जल गई, जितनी भी उसकी बुक्स थी वो भी जल गई। उसकी जो कैट थी जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था टाइप, उसको वो भी उससे दूर चली गई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड यानी कि चिड़चिड़ापन या फिर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वरीड। वो बता रहा है कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे ना वो बहुत ही अजीब लग रहे थे। वरीड मीन्स अजीब। आई हैड नो बुक्स, नो होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गोन। आई हैड माई लाइफ इन द बैकपैक। वो बताता है कि उसके पास ना तो उसकी बुक्स थी ना ही होमवर्क। माई बैक पैक वॉज गोन, मतलब उसका जो वो जो घर था जो जल चुका था उसमें उसका बैग रखा था वो भी चला गया, मतलब जल गया। उसकी सारी बुक्स जो भी नोटबुक्स थी वो सब भी जल जाती हैं। आई हैड माई लाइफ इन द बैकपैक। वो बताता है कि उसको लगता है कि जैसे उसका जो लाइफ है मतलब बैकपैक जैसी होगी, उसको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था।
The more I tried to fight in, I was it got. I was destined to be an outcast and a geek all my life. वो बताता है कि ये सबसे बकवास टाइप होता है ना, बकवास टाइम या फिर बहुत ही गंदा दिन था मेरी लाइफ का. That's what it felt like. I didn't want to grow up. वो बोलता है कि मेरे को कहीं भी जाना अच्छा नहीं लग रहा था, बढ़ना वो मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. और ग्रो अप चेंज और हैव हैंडल लाइफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि उसके पास मतलब उसकी जो जान से प्यारी कहते हैं ना, एक तरह से उसको बहुत प्यार था अपनी बिल्ली से, वो भी चली गई थी. और उसकी बुक उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंज कभी उसकी लाइफ में आएगा. हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी दिस वे. अब उसको समझ नहीं आया था वो अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करे अगर वो इसी वे में. आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रल अप एंड डाई. उसको ऐसा लग रहा था कि बस मैं मर जाऊँ. उसको इतनी बुरी तरह से वो एम्बेरस्ड हो चुका था, परेशान हो चुका. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी. उसे लगता था कि जिस तरह से वो बन के जा रहा था स्कूल, तो उसे लग रहा था जैसे कि वो ज़ॉम्बी. एवरीथिंग फेल्ट surely, and I wasn't sure what was going to happen. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा. All the security I had no from my old school. सो वो बोलता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी जो लाइफ है, अब उसकी जो मतलब है कि उसके पुराना स्कूल भी उससे चला गया, उसके फ्रेंड्स भी चले गए, उसका घर भी नहीं रहा, उसकी कैट भी नहीं रही. आई हैड रिपील्ड अवे. वो बोलता है कि उसको मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कुछ बीत गया मेरी लाइफ में. When I walked through what I used to be my house after school that day. वो बोलता है कि जब मैं अपने स्कूल गया मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे स्कूल जाऊंगा. आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज. वॉट एवर हैडेंट बर्नड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट फायर. वो बोलता है कि मैं मतलब उसका जब स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद जब वो अपने घर आया तो उसको देख के यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब अगर बाय चांस कुछ बचा भी था ना तो फायर बुझाने के लिए जो भी मतलब केमिकल्स या फिर पानी लगा उससे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम, documents and some other personal items that my mother had managed to horribly rescue. मतलब उसको बस उसके पास क्या क्या बचा था कि कुछ ही मटेरियल जो था उसके पास बचा था डिस्ट्रॉय, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था. एक फ़ोटो एल्बम थी जो उसकी मम्मी ने बचा ली थी, एक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेटल बॉक्स में लेके आ गई थी, सम अदर पर्सनल आइटम्स डैट माई मदर हैड मैनेज्ड हॉरिकली रेस्क्यू. मतलब उसकी मम्मी ने पूरी तरह से अपनी जान को खतरे में डाल के जो चीज़ें बचा ली थी. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर. मेरी कैट, वो कहता है कि मेरी कैट भी चली गई और मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. वो बोलते हैं मेरा दिल एक तरह से लग रहा था कि जैसे टूट सा गया जैसे उसकी कैट चली गई. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. उसकी मम्मी ने मतलब देख लिया था कि वो जो है ना उस घर में चला गया है. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. वो बोलता है कि अब मेरे को कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए और मेरे को कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे स्कूल के. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank.
वो बोलता है कि अब हमें अपने जो पैसे थे ना वो हमें उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करने पड़े, बिकॉज उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई कैश नहीं था, एनी आइटम, कोई भी मतलब ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि उसको मतलब वहाँ से मनी विड्रॉ करने के लिए मिल जाए बैंक से। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सो अब जो ऑथर होता है वो बोलता है कि वीक जो एक हफ्ता था बीत चुका था, रबल डेट यूज टू आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट। मतलब उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई करी होगी तो काफ़ी सारा कूड़ा कबाड़ा जो भी था वो निकल चुका था। इवन थ्रू वी हैड रेंटेड अन अपार्टमेंट। उसके बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया और उसी घर के पास। आई वुड गो ओवर वॉच दैम क्लियर अवे डेब्राइस। मतलब यहाँ पे बोलता है कि मैं उस घर में डेली जाता था और देखता था कि और वहाँ पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करता था, होपिंग डैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। वो बोलता था कि काश मेरी कैट जो है वो कहीं पे मिल जाए और वो मिल जाए। डैट शी वॉज गोन। I kept thinking about her as he vulnerable little kitten early in the early morning when I would disturb her and get out of the bed। वो बोलता है कि I kept thinking about हर। वो बताता है कि वो जो उसकी किटन थी ना उसके बारे में वो जब वो मतलब सो के उठता है या सोता है, मतलब हर टाइम वो अपनी कैट के बारे में ही सोचता रहता था। वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूनरेबल थी, यानी कि बहुत ही कीमती टाइप होता है ना, वो थी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ माई बेड। वो बताता है कि एक दिन सुबह सुबह जब मैं थोड़ा डिस्टर्ब टाइप सा था, मैं अपने बेड से उठा। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। मतलब वो बताता था कि वो मेरे पास आ जाती थी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप। आई वॉज मिसिंग हर ट्राइबली। बताता है कि उसकी जो कैट थी जब भी वो मतलब सोने जाता था तो वो उसके पास आ जाती थी, उसके साथ सोती थी और वो उसे बहुत ही बुरी तरह, मतलब एक तरह से होता है ना किसी की याद में खो जाना, वैसा होता था उसके साथ। वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। It was seems that bad news spreads quickly and in my case it was no different। वो बताता है कि वो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ थी मेरे लिए और मेरे लिए इट वॉज नो डिफरेंट। वो बताता है कि फिर वो अपने घर जाता है तो उसके लिए घर में अभी कुछ डिफरेंट नहीं होता। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ पब्लिक। वो बताता है कि ये जो जो नया स्कूल था ना, हाई स्कूल, इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लेग्ड। मतलब सब लोग जानते थे कि मेरी क्या हालत है, मतलब मैं क्या किस चीज़ को फेस कर चुका। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ I were responsible. What a way to start off at a new school। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका न्यू स्कूल कैसे उसका मतलब स्टार्ट हुआ। दिस वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। अच्छा, तो उसके साथ क्या होता है कि जो भी मतलब उसने ऐसी कभी अटेंशन अपने स्कूल में अपने साथ कभी सोची भी नहीं थी। The next day at the school, people were acting even more strange than usual। वो बताता है कि जब अगले दिन क्या करते हैं कि जब वो स्कूल में जाता है ना तो जो सारे लोग होते हैं वो मतलब स्ट्रेंज तो उसके साथ थे, करते ही थे बिहेव, लेकिन आज वो लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर।
वो बताता है कि वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो जाता है। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, बहुत सारे लोग मेरे आसपास घूम तो रहे थे। आस्क मी टू हरी अप, बोलते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। आई थ्रॉट इट स्ट्रेंज, उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है। बट इन लाइट ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स, बट कुछ हफ्ते पहले इट वुड नथिंग वुड सरप्राइजिंग मी, मतलब जो पहले उसके साथ चीज़ें हो चुकी थी, जैसे उसकी बिल्ली चली गई, उसका घर जल गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसके मुकाबले तो ये भी चीज़ तो कुछ भी ऐसे नहीं थी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। I thought it strange, but it like past few weeks, nothing would. It almost seemed that we are trying to solve me into the gym. वो बताता है कि हाँ, तो it also seemed that they were trying to solve me इन द जिम, मतलब उसे लगता है कि ये लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं। अब वो इनटू द जिम, जब वो जिम में पहुंचता है, देन आई सो वाई, वो कहता है क्या, मतलब उसके मुंह से एकदम से, देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। वो बताता है कि उसके साथ वहाँ पे ना एक बड़ी सी टेबल रखी होती है, जिसमें मतलब ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स रखी होती हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें रखी होती हैं। उसको बोलता है वो, उसके मतलब वॉट या वाई, वाई क्या, ऐसा उसके मुंह से एकदम से, मतलब वो शॉक्ड हो जाता है। उसके लिए मतलब एक तरह से ये सरप्राइज था। दे हैड टेकन अप कलेक्शन एंड ब्रॉट मी न्यू supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. वो बोलता है कि उस पे वो जो टेबल थी ना, उस पे उसके लिए सब तरह की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि अब टेबल हो गई, टेबल पे मतलब नोटबुक्स रखी थी, स्टेशनरी के सामान रखा था, और बहुत सारी तरीके के हर तरह कपड़े रखे हुए थे, जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, लाइक। और वो बोलता है कि ये मतलब इसके लिए खुशी का दिन था, एक मतलब क्रिसमस टाइप था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, उस वो एकदम इमोशनल हो जाता है। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। वो बोलता है कि जब आज तक उन लोगों ने मेरे से बात तक नहीं करी, और वो एकदम से मतलब मेरे को एकदम से ऐसे सरप्राइज देते हैं, तो वो एकदम से इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है खुशी के मारे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। वो बोलता है कि उसको सभी बच्चों ने अपने घर पे बुलाने के लिए इन्विटेशन दिया। जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कॉन्सर्न। सो इसके बाद होता है देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी इन द इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड आई साइट ऑफ रिलीफ एंड थ्रू for first time that I things were going to be okay. I meet friends that day. तो यहाँ पे ऑथर बोलता है कि अब ये जो चीज़ थी उसके लिए बहुत ही अलग टाइप सी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश टाइप सा हो गया है, और ये जो दिन था ना उसकी लाइफ का, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ में खुशियाँ वापस लौट के आ गई हैं। वो बोलता है आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पे था, वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, मतलब वो जो उसका घर जल चुका था वो दोबारा से बन रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, बट इस समय वो डिफरेंट था। आई वॉजेंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने नए दोस्तों के साथ था, वो भी जो नए स्कूल से, जो नया स्कूल था ना उसमें 2 नए फ्रेंड्स थे, उसके साथ ही वो अपने नए घर को बनता हुआ देख रहा था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग on my feeling insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब ये जो फीलिंग थी ना उसको बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब इनसिक्योरिटी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब एक तरह से होता है ना कि थोड़ा सिक्योरिटी में अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन आसपास उसके सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसको किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है।
Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. उसे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो सेम थिंग जैसे पहले जूनियर स्कूल में था ना, वही चीज़ दोबारा से आ रही है, मतलब उसकी लाइफ में खुशियाँ फिर से आ रही हैं. While we sat there on the curb planning my new bedroom, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने नया जो बेडरूम था ना उसकी प्लानिंग कर. आई हेयर समवन वॉक अप टू मी, वो उसको एकदम से कुछ सुनाई देता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है बिहाइंड एंड से दिस बिलोंग्स टू यू, और एकदम से कोई बोलता है कि क्या ये तुम्हारी है. व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज, आई कुडंट बिलीव इन माई आईज. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of woman's arms. तो बताता है कि एकदम से मतलब जब वो अपना घर बनता हुआ देख रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो डिस्कस कर रहा था कि कैसा मेरा बेडरूम होना चाहिए, उसका अपना बेडरूम होना चाहिए. तभी लिए उसको एकदम से पीछे से किसी के आने की आवाज़ आती है, और जब वो पीछे और एकदम से उसे आवाज़ आती है कि डज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है. और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक वुमेन खड़ी हुई थी, एक औरत खड़ी हुई थी जिसने उसकी कैट जो थी ना वो लेके खड़ी हुई थी. और ये देख के वो जो था ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया. यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि एक वुमेन है और ये कैट लेके बहुत ज़्यादा खुश है. सो इस तरह से उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी कैट उसे मिल गई. I held here close to me and cried into beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me. मतलब जब वो वुमेन आई ना तो उसने देखा कि उसके हाथ में कैट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसने एकदम से कि वो जो वुमेन थी ना उनके हाथों से लेके एकदम से उसने अपनी जो कैट थी ना उसको गले लगा लिया था. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू ब्यूटीफुल ऑरेंज फर. वो एकदम से रोने लगा, मतलब खुशी के आंसू उसके निकल गए. हैप्पीली शी मोड हैप्पीली. माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी. वो बताता है कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे गले लगाया. हैगिंग माई कैट एंड जंपिंग अराउंड. वो बहुत खुशी के मारे उछलने लगता है, अपनी कैट को गले लगाता है. अपार्टमेंटली माई कैट हैड बी सो फ्रीक्ड बाय द फायर डैट शी रैन ओवर माइल अवे. वो बताते हैं कि वो फायर जो जब उसके अपार्टमेंट में आग लगी थी ना तो उसकी जो कैट थी ना वो डर के मारे बहुत दूर मतलब माइल्स अवे भाग गई थी. हर कॉलर वॉज ओवर फ़ोन नंबर. वो बताती है कि वो जो ये लेडी है ना इनको मिली वो कैट, तो उसकी कॉलर पे ना इनका फ़ोन नंबर, जो ये लड़का है ना इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे एक कॉलर से बांध रखा होगा उस पर, तो उस पर ना इसका फ़ोन नंबर लिखा होगा, तो वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ था. फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. तो जब आग लगी तो उसके फ़ोन जो आग में ना तो डिस्कनेक्टेड भी हो गए थे और डिस्ट्रॉयड भी हो गए. दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. वो उन जो वुमेन थी ना जो उस कैट को वापस लेके आए थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ये किसकी कैट है ये ढूंढने में, क्योंकि फ़ोन नंबर तो डिस्ट्रॉय हो चुका था. सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड. वो उसको लेडी को समझ आ गया था कि ये कैट जिसकी भी है वो इसे बहुत प्यार करता है और बहुत ही मिस कर रहा होगा, तो वो लेडी उसको ढूंढने में लग रही थी. As I sat there with my friends and my cat curled my lap, all overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. So यहाँ पे जो ऑथर होता है वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था एंड मेरी जो कैट थी वो भी मेरे पास थी, वो मेरी गोद में बैठी थी. लैप मीन्स गोद. ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस ट्रेजिडी. अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जितनी ट्रेजिडी मतलब जो कुछ भी उसने फील किया था वो सब कुछ ख़त्म हो रही है. डैमेनिश का मतलब होता है कि ख़त्म होना. I felt gratitude of my life, my new friends, my kindness of a stranger, and a loud purr of my beloved cat. My cat was back, so I was. So यहाँ पे जो ऑथर होता है वो कहता है
आई फील ग्रेटिट्यूड ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे को अब बहुत अच्छी लग रही है मेरी लाइफ। मतलब एक टाइम था कि जब वो मरना चाहता था, लेकिन अब उसे यही लग रहा है कि अब उसकी लाइफ उसको बहुत अच्छी लग रही है, उसके फ्रेंड्स भी उसके पास वापस आ गए हैं, और एक काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, उसको एक स्ट्रेंज लेडी की काइंडनेस मिली, मतलब अच्छाईता दिखी कि उसने उसकी जो बहुत ज़्यादा बिलव्ड कैट, यानी कि जिसको वो बहुत प्यार करता था, जान से ज़्यादा चाहता था, ऐसी उसके पास उसकी कैट आ गई। माई कैट वॉज बैक सो आई वॉज। सो यहाँ ऑथर कहता है माई कैट वॉज बैक सो आई वॉज। तो इसका मतलब ये होता है कि कह रहा है कि अब मेरी कैट मेरे पास आ गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद मेरे पास आ गया हूँ।